कैसे हो? आई होप कि पेपर अच्छे जा रहे होंगे सबके। आज एक और पेपर डिस्कस कर लेते हैं। ये इंग्लिश का है, इंग्लिश ऑनर्स के बच्चों का है। जिन बच्चों ने इंग्लिश ऑनर्स लिया हुआ है ये उनके लिए है। और पेपर का नाम है आपका BEGC 107 द ब्रिटिश पोएट्री एंड ड्रामा। ठीक है, पूरा पेपर का नाम है आपका ये। BEGC को हम बेसिकली आज डिस्कस करने वाले हैं। तो बैचलर ऑफ आर्ट्स ऑनर्स इंग्लिश ये प्रोग्राम कोड है। ठीक है, आपका पेपर का नाम है ब्रिटिश पोएट्री एंड ड्रामा 17th and 18th सेंचुरीज। ठीक है, इतना पेपर 3 घंटे का होने वाला है और 100 नंबर का है। यहाँ तक हो गया। फिर थोड़ी सी और डिटेल देख लेते हैं। इसमें आपके 3 सेक्शन है इसमें। ठीक है, पेपर में अटेम्प्ट 6 क्वेश्चंस इन ऑल, राइट योर आंसर्स नीटली। गॉट इट? इतना तो क्लियर हो गया। अब सबसे पहले हम देखते हैं सेक्शन ए को। इसमें क्या दिया हुआ है ना कि आपको कुछ शॉर्ट नोट दिए हुए हैं। 4 यहाँ पर है, 4 यहाँ पर, 8 है। 8 में से आपको कोई 4 करने हैं। ठीक है, 4 करने हैं और 20 नंबर का ये क्वेश्चन होने वाला है। सबसे पहले तो तुम जब पहला क्वेश्चन ये करोगे ना जिसमें ये ऑप्शंस दिए हुए हैं, तो सबसे पहले ये देखना कि सबसे ईजी कौन से हैं, जो आपको अच्छे से आते हैं वही उठाना। ज़्यादा इस चक्कर में मत रहना कि मैं कुछ बहुत अच्छा लिख दूँ या वैसे कोशिश तो होनी चाहिए, लेकिन उसमें क्या है ना कि टाइम बहुत जाता है। तो ये शॉर्ट नोट है, शॉर्ट नोट में ज़्यादा टाइम लगाने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद बड़े क्वेश्चन भी आने वाले हैं, उनको भी तुम्हें करना है। तो इसमें से आपको कोई 4 करने हैं। ठीक है, तो जैसे कि फर्स्ट है आपका द क्लासिकल एपिक। कि क्लासिकल एपिक होता क्या है इसके बारे में आपने बताना है। तो बेसिकली तो जो क्लासिकल एपिक है वो होता क्या है? इट्स अ लिटरेरी फॉर्म दैट ओरिजिनेटेड फ्रॉम एन ओरल ट्रेडिशन और कैन बी रिटन और ओरल, है ना। और इसके बारे में थोड़ा सा आप ये भी बता सकते हो कि इट्स अ प्रेस्टिजियस एंड enduring genre that celebrates concepts like military heroism, loyalty हो गया, masculinity हो गया। कुछ इसमें थोड़ा सा और भी अगर आप डालना चाहो, क्योंकि 5 नंबर का है ये, तो some characteristics of a classical epic includes हो जाएगा कि आपका invocation of the muse, journey of the quest, epic battles, cultural significance and didactic purpose। तो ये सारी चीज़ें आपको इसमें लिखनी है और थोड़ा सा बना के इसको मैं आपको बताना है। सेकंड है आपका मार्लोविन ट्रेजेडी। कि मार्लोविन ट्रेजेडी क्या थी इसके बारे में आपने बताना है। तो मार्लोविन ट्रेजेडी को जब आप डिस्क्राइब करेंगे तो इसमें लिखना है कि इट्स काइंड ऑफ डिस्पोजेस ऑफ द ओल्ड आइडियाज ऑफ ट्रेजेडी एज अ मीडियम ऑफ शोइंग कस्टमरी और मोरालिटी। ठीक है, थोड़ा सा और लिख देना है कि जो द ट्रेजेडी इज कंसीव्ड आउट ऑफ द फॉल ऑफ हीरोज, Machiavellian morality brought about, I think. Okay, then by some tragic blemishes in his character which is in charge of his ruin। तो ये इस तरह से आपको यहाँ पे लिखना है, इसके बारे में बताना है मार्लोविन की ट्रेजेडी के बारे में। ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इस पर शॉर्ट नोट भी आता है और लॉन्ग क्वेश्चन भी आता है हमेशा। फिर है आपका द प्यूरिटन रेवोल्यूशन। जो प्यूरिटन रेवोल्यूशन था उसके बारे में बताना है कि क्या था, क्यों हुआ था, किस चीज़ के बारे में है, ये आपको यहाँ पे बताना। तो जब आप इसके बारे में बताएंगे तो इसके बारे में आप बताएंगे कि द प्यूरिटन रेवोल्यूशन वाज अ पॉलिटिकल, रिलीजियस एंड इकोनॉमिक कॉन्फ्लिक्ट इन 17th सेंचुरी। कहाँ पर हुआ था? ब्रिटेन एंड आयरलैंड, दैट लास्टेड फॉर अ सेंचुरी, जो 1 सेंचुरी तक चला था। तो इसके बारे में आपने पूरा लिखना है। इसमें आपको जो कुछ ऑप्शंस देने पड़ेंगे। अगर आप चाहते हो कि थोड़ा सा और इसको लेंदी करके लिखना चाहो तो इसमें आप रिलीजियस के बारे में लिख देना है। रिलीजियस रिलीजियस में क्या लिखेंगे? द प्यूरिटन्स वांटेड टू रिफॉर्म द एंग्लिकन चर्च वाइल ट्रेडिशनल एंग्लिकन्स अपोज्ड देम, ये आ जाएगा रिलीजियस में। इकोनॉमिक में आप क्या लिखेंगे? द मिडिल क्लास एंड द नोबल्स वर डिससेटिस्फाइड विद द किंग्स फिस्कल पॉलिसी एंड द इंक्रीज इन टैक्सेस। ठीक है, फिर सोशल आ जाएगा। सोशल के बारे में बताएंगे कि द राइज ऑफ द बोर्गेज सिस्टम ऑफ प्रॉपर्टी एंड प्रोडक्शन, ठीक है, एंड द कंसंट्रेशन ऑफ द इंडस्ट्रियल प्रोलेटेरियंस इन सिटीज़। ठीक है, इस तरह से आपने यहाँ पे लिख देना है। इन चीज़ों को आप डिस्क्राइब कर देना थोड़ा थोड़ा। फिर है आपका द शेक्सपियरियन सोनेट। ये तो पता ही आप होगा आपको, इनके जो ये नॉवल था सोनेट, इसके बारे में आपने लिखना है। फिर है आगे आपके कुछ और ऑप्शंस हैं। द साइंटिफिक रेवोल्यूशन इन 17th सेंचुरी इंग्लैंड।
तो इसके बारे में आप क्या बताएंगे? पहले तो आपने ये बताना कि साइंटिफिक रेवोल्यूशन हो था क्या, और इस 17th सेंचुरी में देखो यहाँ पे थोड़ा सा तो इसने खुद ही बता दिया कि इंग्लैंड में हुआ था ये, ठीक है। तो जो साइंटिफिक रेवोल्यूशन वॉज अ पीरियड ऑफ रैपिड साइंटिफिक डिस्कवरीज, ठीक है, इन यूरोप that took place in the 16th and 17th century. Okay, in England, the scientific revolution reached its peak in the second half of the 17th century. ठीक है। Some key events and figures in the scientific revolutions में अगर आप कुछ लिखना चाहो तो आप फ्रांसिस बेकन को के बारे में बता सकते हैं, आप रॉबर्ट बॉयल के बारे में बता सकते हैं, द रॉयल सोसाइटीज़ के बारे में बता सकते हैं, ठीक है। फिर द सिविल वॉर के बारे में थोड़ा सा बता सकते हैं। वैसे इतना लिखोगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा, बट हाँ आप थोड़ा इनके बारे में इसमें बता सकते हैं। फिर नेक्स्ट आपका इल्यूजन। इल्यूजन क्या होता है? इल्यूजन को बोलते हैं भ्रम। तो इल्यूजन के बारे में बताना है आप। अच्छा, इसको जब थोड़ा सा लिखोगे तो ध्यान से लिखना, बिकॉज जो इसका मीनिंग है ना वो वैसे तो भ्रम होता है, भ्रमित करना है, भ्रम हो जाना, इल्यूजन होना। बट जब इसको आप एज ए लिटरेचर में यूज़ करेंगे ना, तो आप क्या लिखेंगे कि एन इल्यूजन इज़ ए नैरेटिव टेक्निक और ए थीम दैट एक्सप्लोर्स द रिलेशनशिप बिटवीन व्हाट इज़ रियल एंड व्हाट इज़ परसीव्ड, ठीक है। इस तरह से आपने लिखना है। पोएटिक डिक्शन, फिर आप ये इसके बारे में बताना है अपने पोएटिक डिक्शन के बारे में। पोएटिक डिक्शन इज़ द लिंग्विस्टिक स्टाइल, ठीक है। लिंग्विस्टिक स्टाइल हो गया, वोकैबुलरी एंड यूज़ ऑफ फिगरेटिव लैंग्वेज इन द पोएट्री। फिगरेटिव क्या होता है? सांकेतिक। सांकेतिक मीन्स जहाँ पर पिक्स यूज़ की जाती है, ठीक है। फिगरेटिव लैंग्वेज इन अ पोएट्री, इट्स अ टेक्निक दैट पोएट यूजेज टू क्रिएट अ हाई-टेंडेड इमोशनल और इंटेलेक्चुअल इफेक्ट, ठीक है। और वो कैसे आता है? सिर्फ आप लिखा हुआ कुछ पढ़ लोगे उससे नहीं आता। जब तक उसमें कुछ पिक्स ना आ जाएं, कुछ ग्राफ्स ना आ जाएं, तब तक वो चीज़ ना इतनी इम्प्रेसिव नहीं हो पाती है, और ना ही वो जो रीडर्स की अटेंशन ले पाती है, ठीक है। इसके लिए अगर मान लो कुछ और आप इसमें कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स अगर आप बताना चाहें पोएटिक डिक्शन के बारे में, तो वोकैबुलरी हो गया, सिंटैक्स हो गया। सिंटैक्स में क्या होगा, जैसे पोएट्स यूजेस अनयूजुअल सिंटैक्स टू क्रिएट द डिज़ायर्ड इफ़ेक्ट्स, है ना। फिगरेटिव लैंग्वेज में क्या आ जाएगा कि आप फॉर एग्जांपल पोइट्स जो है दे यूज इज फिगरेटिव लैंग्वेज सच एज मेटाफोर्स और टू क्रिएट द डिज़ायर्ड इफेक्ट, ठीक है। वोकैबुलरी हो गया। वोकैबुलरी में क्या आ जाएगा? वोकैबुलरी में क्या लिखेंगे? पोइट यूजेस केयरफुली चूजन वर्ड्स दैट फिट द मूड एंड टोन ऑफ द पोएम्स। फॉर एग्जांपल स्पेंसर यूजेस archaic words like metro and avene to create an old world एटमॉस्फेयर इन द फेरी क्वीन, ठीक है। तो इस तरह के आप वर्ड्स लिख सकते हैं जो उन्होंने यूज़ किए, ठीक है। सेकंड मैंने बताया जैसे मेथोर, ठीक है। ये हो गया। फिर रोमांटिसिज्म। रोमांटिसिज्म क्या होता है तो पता ही होगा। तो यहाँ पे सीधा सीधा आपने इसकी परिभाषा नहीं बतानी है। आपको यहाँ पूछने का मतलब ये है कि रोमांटिसिज्म की डेफिनेशन देनी है इन लिटरेचर, ठीक है, कि लिटरेचर में क्या बोलते हैं, क्या मीनिंग है इसका, क्यों यूज़ करते हैं लिटरेचर में। तो इसको आप ऐसे बता सकते हो कि रोमांटिसिज्म सेलिब्रेट्स द इंडिविजुअल इन जनरल बट प्लेसेस स्पेशल एम्फेसिस ऑन दोज लिविंग इन आइसोलेशन एंड नेचर, ठीक है, जो या तो अकेले रहना पसंद करते हैं या फिर नेचर के कनेक्ट में रहना चाहते हैं। फुल रोमांटिक्स नेचर रिफ्लेक्ट्स द ह्यूमन हार्ट, ठीक है, and spirit and provided a way for humans to connect the soul, ठीक है। ये हो गए हमारे शॉर्ट नोट्स। हम अब सेकंड ऑप्शन में आ जाते हैं। सेकंड में आपके आते हैं, आपको करने हैं 2 क्वेश्चंस। ये जितने भी ऑप्शन दिए हुए हैं ना, इनमें से आपने कोई 2 क्वेश्चन करने हैं फ्रॉम दिस सेक्शन बी में से कोई 2 करने हैं जो भी आपको अच्छे से आते हो ना, जो तुम्हें ईजी लगते हो कि आप लिख दोगे फटाफट से, वही पिक करना। ज़्यादा टेक्निकल के चक्कर में मत रहना, लेकिन लिख सकते हो तो अच्छी बात है अगर इफ़ यू हैव टाइम, बट इफ़ यू डोंट हैव टाइम देन प्लीज़ गो विद इजी, ठीक है। पास भी तो होना है ना। चलो फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द केव ऑफ स्प्लेन इन द रेप ऑफ द लोक। पहले तो इस क्वेश्चन पे ना डबल स्टार लगा लो, हमेशा आता है। मेरा स्टार अच्छा नहीं बनता, ट्राई करती हूँ यहाँ पे। ऐसे 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 बन गया। हाँ 4 बना के बनाते हैं ना, मैंने बचपन में सीखा था। चलो ये क्वेश्चन कर लेते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पे हमेशा क्वेश्चन आता है, ये वाला भी और ये थर्ड वाला भी,
ठीक है, इन दोनों को अच्छे से हम डिस्कस करेंगे। पहले सेकंड देख लेते हैं। सबसे पहले तो देख लो, आपको ना इसमें एक तरह से ना इसकी समरी लिखनी है, ठीक है, समरी शॉर्ट में लिखना है। वैसे तो ये 20 मार्क्स का क्वेश्चन है, बट ये जो बड़ा नॉवल है ना, इसको आपने एज ए समराइज करना है, समरी लिखनी है। तो इन द रेप ऑफ लॉक आप लिख सकते हो द केव ऑफ स्प्लेन, ये है ना, द केव ऑफ स्प्लेन इज अ फिक्शनल अंडरवर्ल्ड वेयर वुमन एक्सपीरियंस bodily dysfunction and are treated as a object। कैसे यूज़ की जाती थी? एक ऑब्जेक्ट के रूप में। द केव ऑफ स्प्लीन इज अ की एपिसोड इन द पोएम। जो ये पोएम है ना, इसमें जो केव ऑफ स्प्लीन है ना, ये मेन पॉइंट आता है, ठीक है। एंड इट ऑफर्स इंसाइट इनटू द स्टेटस ऑफ वुमेन इन 18th सेंचुरी। ये मेन पॉइंट होते हैं, ये लिखने हैं। तो आप थोड़ा सा जब इसमें पॉइंट्स बना के लिखना है, फर्स्ट लिखना है द क्वीन ऑफ स्प्लीन, ठीक है, इस तरह से हेडिंग देना, लिखना द क्वीन ऑफ स्प्लीन इज अ personification of spleen, a general term for bodily dysfunction in pop's time. Okay, she collects negative emotions like sighs, sobs and passion। हो गया। सेकंड पॉइंट में लिखेंगे आप एम्ब्रियल, ठीक है, इसको थोड़ा सा डिस्क्राइब कर लेते हैं। एम्ब्रियल इज अ gnome who descends into the cave of spleen. He encounters the east wind, who is suffering from a migraine, and the queen of spleens handmaids nature and ill nature and affection। the cave of spleen आ जाएगा थर्ड पॉइंट में, cave of spleen, इसको डिस्क्राइब कर लेंगे। the cave of spleen is a dark mirror for the lively court above। it offers a grotesque glimpses of what happens to women who are excluded from court life because they are not youthful and not beautiful। ठीक है, यही था ना। फिर क्रिटिक आ जाएगा, आपने क्रिटिक में क्या करेंगे? द केव स्प्लीन एपिसोड्स क्रिटिक्स द ट्रिवियलिटी एंड वैनिटी ऑफ अपर क्लास सोसाइटी। ठीक है, सोसाइटीज कंट्रोल ओवर वुमेन्स सेक्सुअलिटी एंड द इनवैलिडेशन ऑफ वुमेन्स इमोशंस। ठीक है, हो गया। तो इस तरह से आपने ये सारे पॉइंट्स इसमें लिखने हैं, इससे भी ज़्यादा होंगे, तो आपको ये पूरा मैं थोड़ा थोड़ा बता रही हूँ। ठीक है, चलो सेकंड हो गया हमारा, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये आता ही है। फिर कर लेते हैं हम अपना थर्ड क्वेश्चन। डिस्कस द रोल ऑफ द कार्डिनल इन वेबस्टर्स द डचेस ऑफ माल्फी। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट पेपर है और ये क्वेश्चंस भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इस पर भी आप अपना ऐसे वाला स्टार लगा लेना। ठीक है, ये हमेशा आता है, द डचेस ऑफ माल्फी पे तो हमेशा ही आता है। ये हम 23 का पेपर डिस्कस कर रहे हैं ना, ये 22 में भी आया है, 21 में भी आया है। तो ये दोनों क्वेश्चंस आप करके जाना अच्छे से। चलो इसको देख लेते हैं। द डिस्कस द रोल ऑफ कार्डिनल जो ये वेबस्टर्स द डचेस ऑफ माल्फी है ना नॉवल, किसका? वेबस्टर का। उसमें जो कार्डिनल का रोल है वो आपने यहाँ पर डिस्कस करना है। क्या रोल था, क्या था उसका, जो भी विशेषताएं थी, जो भी उसके बारे में जानते हो ना, वो सब लिख देना है यहाँ पर। अच्छा, आप एक काम भी कर सकते हो, अगर मान लो आपके पास बुक्स नहीं है या जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स नहीं है पढ़ने के लिए इस तरह के क्वेश्चंस या एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए, तो गूगल की तो हेल्प आप ले ही सकते हो। दूसरा आप एक काम करना, आप चैट जीपीटी ट्राई करना। ठीक है, चैट जीपीटी। तो जो पिछले साल के क्वेश्चंस पेपर है ना, वो उठाना और चैट जीपीटी पे जाना, वहाँ पे ना आपको आइडिया मिल जाएगा। ठीक है, आंसर्स लिखने का। अगर मान लो बुक्स भी नहीं है, टाइम भी नहीं है, वीडियो देखने का भी टाइम नहीं है, तो आप जाना सीधा चैट जीपीटी पे जाना, क्वेश्चन डालना वहाँ पर और वहाँ से आंसर ले लेना। ठीक है, अब इससे शॉर्टकट मैं आपको नहीं बता सकती हूँ, यही हेल्प कर सकती हूँ मैं। बाकी अभी वीडियो को कंटिन्यू रखते हैं। तो जो कार्डिनल था, कार्डिनल के बारे में बताते हैं कि जो जॉन वेबस्टर, जो वेबस्टर का जो है इसमें नॉवल में, द डचेस ऑफ माल्फी, द कार्डिनल ऑफ एरागॉन इज अ करप्ट, इमोरल, कैलकुलेटिंग कैरेक्टर हु यूजेस हिज पावर टू टॉर्चर एंड काउंटर द डचेस। ठीक है, उसके बारे में थोड़ा सा इस तरह से लिख देंगे। बाकी अगर आप कुछ और इसके बारे में जैसे हम बताएंगे थोड़ा सा, तो उसमें लिख देना कि द कार्डिनल द ब्रदर ऑफ डचेस एंड फर्डिनेंड ब्रदर। ठीक है,
a corrupt, icy cardinal of the Roman Catholic Church who keeps his mistress. He has arranged a spy. कौन था? बसोला, याद है ना? To spy upon his sister, है ना? All this on a quiet, however, leaving others ignorant of his plotting. तो थोड़ा सा इसके बारे में जब आप लिखेंगे, इसके रोल के बारे में, फर्स्ट जैसे आप लिखना चाहेंगे रोल, तो रोल के बारे में लिखेंगे द कार्डिनल इज अ ब्रदर ऑफ द डचेस एंड ड्यूक फर्डिनेंड एंड अ कार्डिनल इन द कैथोलिक चर्च. ही रिप्रेजेंट्स रिलीजियस पावर एंड यूजेस इट टू सर्व हिज ओन डिज़ायर फॉर रिवेंज. ठीक है. सेकेंड पॉइंट आ जाएगा कैरेक्टर, कि क्या कैरेक्टर था वो. तो ही वॉज अ कोल्ड, ठंडा नहीं, जो कनिंग होते हैं ना, कोल्ड, केयरफुल एंड कंट्रोल्ड. अनलाइक हिज हॉट टेम्पर्ड ब्रदर फर्डिनेंड, he is also using his position to spy on Duchess and prevent her from remarrying. जो उसकी सिस्टर थी ना, उसके लिए. फिर उसके एक्शंस, क्या किया था उसने, क्या कारनामे किए थे उसने, उसके एक्शंस क्या क्या थे. तो द कार्डिनल हैड एन अफेयर विद जूलिया, अ मैरिड वुमन, एंड poisons her when she finds out about his plotting. है ना, जब उसने उसके कारनामों के बारे में पता चला था कि वो कुछ स्कीम्स प्लॉट कर रहा है. तो he also arranges for Basola, a former servant, to spy on the Duchess. बसोला को उसने अपॉइंट किया था नज़र रखने के लिए. Fate, the cardinal is eventually stabbed to death by both Basola and Ferdinand. अब जब इस तरह के कारनामे कोई करेगा तो लास्ट में तो यही होगा ना. तो इस तरह से आपने इस कार्डिनल के बारे में बता देना है पूरा. नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, लिसिडस इज अ ब्लैंड ऑफ पैजन एंड क्रिश्चियन इमेजेस. कमेंट. तो ये जो है लिसिडस इज अ ब्लैंड ऑफ पेगन एंड क्रिश्चियन इमेजेस. कमेंट. तो इसके बारे में आप क्या करेंगे कि जो आप फॉर एग्जांपल सबसे पहले तो लिखते हैं ना आप क्रिश्चियन इमेजेस के बारे में पूछा है ना. तो क्रिश्चियन इमेजेस में क्या आएगा कि मिल्टन कंट्रास्ट earthly fame and eternal heavenly fame and he emphasizes that true fame comes from God. ठीक है ना, ये इनका मानना था. And he also suggests that Lycidas has been resurrected and become a guardian angel of the shore. ठीक है, ये इनका मानना था. फिर है पेगन इमेजेस में के बाद इमेजेस मतलब आप किस तरह से उसको प्रस्तुत करते हैं. ठीक है, किस तरह से उसका एक पर्सोनिफिकेशन कर पाते हैं उस चीज़ का. तो इसमें लिखेंगे कि मिल्टन रेफरेंसेस वुडलैंड डेटीज लाइक स्टायरस हो गया है ना, एंड फेनिस, सी डेटीज लाइक नेपच्यून, पेनोप एंड ट्रिटॉन. ही ऑल्सो इंक्लूड superficial references to pagan gods such as shepherds tending their flocks, है ना, satyrs and fauns. ये आपने बता देना. अदर एलिमेंट्स में अगर मान लो आप बताना चाहो, द पोएम ऑल्सो इंक्लूड्स allegories of the artistic life, Milton's hopes for literary immorality and corruption of the church. तो ये सारी चीज़ें आपको मेंशन करनी है सारी इसमें. ठीक है. फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारा, गिव अ ब्रीफ समरी ऑफ पॉप्स एंड ऐसे ऑन क्रिटिसिज्म. ठीक है, ये एक ऐसे है, एन ऐसे ऑफ क्रिटिसिज्म. इस पर आपको पॉप्स के बारे में अब ब्रीफ समरी देनी है. मतलब जो ये पूरा ऐसे है ना, इसको समराइज कर देना है आपने यहाँ पर. ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा मैं बता देती हूँ कि अकॉर्डिंग टू पॉप आप ये लिख सकते हैं कि नेचर इज प्रेजेंट एज द अल्टीमेट गाइड टू अंडरस्टैंडिंग पोइट्री. ठीक है, अकॉर्डिंग टू पोप, ये पोप बोलते हैं इसके बारे में कि and poetry should reflect the beauty and order in nature. It should be carefully organized, but in the case of poetic genius, poetry will transcend the rules of order. ठीक है. And an essay on criticism seeks to lay down rules of good taste in poetry criticism and in poetry itself, structured as an essay in rhyming verse. It offers advice to the aspiring, ठीक है, critic while satirizing amateurish criticism and poetry. ठीक है, ये हमारा 5th क्वेश्चन हो गया. नेक्स्ट देख लेते हैं. हमारे सेक्शन सी में
इसमें से आपको कोई 3 क्वेश्चन करने हैं अबाउट 350 वर्ड्स के, ठीक है। 20-20 नंबर के 3 क्वेश्चन होने वाले, 60 नंबर के। तो 60 मार्क में से कम कोशिश करना अच्छे खासे नंबर ले सको, ठीक है। फर्स्ट है आपका, एग्जामिन द रेप ऑफ फ्लॉक एज एन एग्जाम्पल ऑफ द क्लोज रिलेशनशिप बिटवीन लिटरेचर एंड सोसाइटी इन द 18th सेंचुरी, ठीक है। कि जो ये जो नॉवल है द रेप ऑफ द लॉक, ये एक एग्जाम्पल है एक क्लोज रिलेशनशिप के लिए जो लिटरेचर और सोसाइटी 18th सेंचुरी में लिटरेचर और सोसाइटी के बीच जो एक रिलेशन था उसके लिए एज एन एग्जाम्पल आप इसको, इस कहानी को, इस नॉवल को यूज़ करना है। कैसे यूज़ करेंगे, ठीक है, वो बताना है आपने। तो इस क्वेश्चन में आपको एक तो थोड़ा सा ये लिख देना है कि अलेक्जेंडर पोप, ठीक है, द रेप ऑफ द लॉक is a satirical mock epic that critique 18th century upper class English society by highlighting its vanity, superficiality and obsession with trivial matters, ठीक है। The poem was written to diffuse a real life dispute between aristocratic families over a lock of hair, using humor and epic conversation to mock the social elite frivolity. Okay, Pope uses exaggerated epic language to portray trivial event, illustrating the aristocracy's focus on appearance and ideal pursuits, while also underscoring their lack of substantive concerns and leadership qualities, ठीक है। फिर आप थोड़ा सा और इसमें बता सकते हैं कि इन द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन कि आप, इट्स अ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड पॉप्स द रेप ऑफ लॉक विच ही सबटाइटल हीरोई comical poem in 5 canto, that is a mock epic. The writer was at the request of his friend John Carroll. खैर ये तो एक पर्सनल उसमें आ जाएगा, but you can write that it's a serious dispute between two upper classes families, you mean, caused by the cutting of a lock of a young woman hair by a minor aristocrat who might or might not have been interested in marrying her, ठीक है, यही था ना इसके बारे में। And the fight between the families were complicated by their religion, and because they were Catholics in a predominantly Protestant country and Pope was also Catholic, there were concerns that this frivolous dispute would cast another shadow in the Catholics, especially because the Jacobite rebellion in 1715 was brewing in Scotland, and to dethrone the Protestant King George III, Pope, who is considered one of the greatest satirists the 18th century, fighting his novel. तो इस तरह से आपको ये पूरा लिखना है। अब मैं बोलती रहूँगी तो तुम लोग बोर भी हो जाओगे, तो ये थोड़ा सा पढ़ लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इस पर हमेशा क्वेश्चन आता है, लॉन्ग क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारा, हाउ फार हैज़ ड्राइडन बीन सक्सेसफुल इन मेकिंग ऑफ फूल ऑफ Shadwell without using opprobrious terms, discuss। तो इसमें बेसिकली आपने बताना क्या है, जो ड्राइडन है, ड्राइडन ने किस तरह से शेडवेल को बेवकूफ़ बनाया और उसके बारे में मतलब इस तरह से डिस्कस किया, और बिना विदाउट इस तरह के वर्ड यूज़ किए बिना, तो ओप्रोब्रियस टर्म्स यूज़ किए बिना उसको किस तरह से बेवकूफ़ बताया, या उसकी किस तरह से आलोचना की, या किस तरह से उसको मूर्ख बनाया, साबित किया, क्रिटिसाइज़ किया बेसिकली। तो इसका पहले तो इसका मतलब पता होना चाहिए। इसका मतलब होता है कि एक्सप्रेसिंग सीवियर क्रिटिसिज्म एंड ब्लेम और समथिंग इज़ टॉन्टिंग और शेमफुल, ठीक है। तो इसमें जैसे ये हो गया कि वी डिनाइड द ओप्रीवियस चार्जेस पब्लिश्ड अगेंस्ट अस, दे कॉल्ड मी ओप्रीवियस मीन्स, तो इस तरह से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, इसका अगर मान लो आपको उस टाइम एग्ज़ाम में कुछ सिनोनिम्स अगर याद ना आए तो आप ये भी लिख सकते हो कि अब्यूजिव वर्ड्स, है ना, और डिसग्रेसफुल, इग्नोमिनियस और शेमफुल, डिसऑनरेबल, तो ये इसके वर्ड्स होते हैं। तो ये कुछ वर्ड्स लिखे हैं मैंने, ये आप इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हो या याद कर सकते हो, ठीक है। अगर मान लो ये वर्ड आपको याद ना आए ना एग्ज़ाम में कि इसका मतलब होता क्या है, तो ये होते हैं इसके मतलब,
ठीक है, इनमें से कोई भी वर्ड आ जाए ना यहाँ पर तो समझ लेना यही क्वेश्चन है और आपको यही डिस्कस करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ फार इज़ द स्टेटमेंट ट्रू दैट द थीम ऑफ द डचीज ऑफ माल्फी, देखो दूसरा क्वेश्चन आ गया द डचीज ऑफ माल्फी पे, ये इतना इंपॉर्टेंट है। इज परसिक्यूटेड वर्च्यू रादर देन लस्ट और रिवेंज, गिव अ रीजन आंसर, रीजन आंसर मतलब कारण सहित व्याख्या कीजिए, कुछ रीज़न बताइए। जो इस क्वेश्चन का आप आंसर लिखेंगे ना उसके रीज़न भी बताने हैं आपने कि क्यों जो भी था वो क्यों था। तो परसिक्यूटेड का मतलब क्या हो गया कि किसी के द्वारा किसी के सद्गुण, अच्छे गुणों या धार्मिकता के कारण सताए जाने से, ठीक है, उसकी वजह से था या लस्ट था या फिर रिवेंज था, ये आपने यहाँ पर बताना है। तो इस क्वेश्चन में आप क्या करेंगे कि पहले तो इस पर स्टार बनाएंगे, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा आता है। तो द डचीज ऑफ माल्फी बाय जॉन वेबस्टर एक्सप्लोर्स थीम्स ऑफ मोरालिटी एंड सिन, करप्शन एंड द अल्टीमेट पनिशमेंट ऑफ विलेनिटी, ठीक है। तो इसमें आप जब पॉइंट्स लिखेंगे तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देने के बाद द डचीज ऑफ माल्फी का जब इंट्रोडक्शन देंगे थोड़ा सा 5-6 लाइन का दे देना, उसके बाद आप लिखेंगे पॉइंट्स में आपको इसको क्या करना है, डिस्क्राइब करना है। फर्स्ट आ जाएगा करप्शन, करप्शन में क्या करेंगे कि द प्ले एंड्स ऑन अ डाउन नोट इम्प्लाइंग दैट द साइकिल ऑफ करप्शन, वायलेंस एंड रिवेंज विल कंटिन्यू, ठीक है। सेकंड में करेंगे मोरालिटी एंड सिन, ठीक है। वेबस्टर एक्सप्लोर्स द मोटिव्स फॉर सिनफुल बिहेवियर एंड द प्लेज फाइनलाइज सजेस्ट दैट ऑनेस्टी एंड वर्च्यूज विल नॉट बी फॉरगॉटन while villainy will, अल्टीमेट पनिशमेंट, ठीक है, ये थर्ड पॉइंट आ जाएगा। अल्टीमेट पनिशमेंट में क्या लिखेंगे आप, द प्ले सजेस्ट दैट द अल्टीमेट पनिशमेंट फॉर villainy is that it will be forgotten while honesty and virtue will not, ठीक है। अदर थीम्स अगर मान लो आप लिखना चाहो तो द मेलकंटेनेंट, ठीक है, द कार्डिनल्स मिस यूज ऑफ द बाइबल, द डचेज, इन सब के बारे में आप थोड़ा थोड़ा लिख सकते हैं। 9th क्वेश्चन है, हाउ डज अलेक्जेंडर पोप पैरडी द एपिक कन्वेंशंस ऑफ द वेस्टर्न लिटरेरी ट्रेडिशन इन हिज बुक द रेप ऑफ द लॉक। देखो अभी सेकंड क्वेश्चन आ गया ये यहीं पर, है ना। अभी हमने एक पहले इस पर किया है, द रेप ऑफ द लॉक पे ऑलरेडी एक क्वेश्चन कर चुके हैं, अभी दूसरा आ गया, इसलिए बार बार बोलती हूँ जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनको तो करके ही जाना, कम से कम देखो फेल नहीं होगे तुम लोग, ठीक है, इतनी गारंटी हो जाएगी कि जो मैं बता रही हूँ ना रिपीटेड क्वेश्चन उनको तो करके ही जाना, ठीक है, तो साल ख़राब नहीं होगा तुम्हारा। चलो ये 9th वाला कर लेते हैं, हाउ डज अलेक्जेंडर पोप पैरडी द एपिक कन्वेंशंस ऑफ द वेस्टर्न लिटरेरी ट्रेडिशन इन हिज बुक द रेप ऑफ द लॉक। इसके बारे में बताना आपने कि जो इनका ये नॉवल था, ये जो बुक थी द रेप ऑफ द लॉक, इसमें अलेक्जेंडर पोप ने जो बेसिकली आपने इसमें बताना क्या है कि अलेक्जेंडर पोप ने द रेप ऑफ लॉक में, ठीक है, जो वेस्टर्न लिटरेरी ट्रेडिशन था, जो साहित्यिक परंपरा की परंपराओं का पालन करने के लिए कौन सी टेक्निक्स का यूज़ किया था, ठीक है, वो बताना है आपने यहाँ पर। तो इस क्वेश्चन के बारे में आप थोड़ा सा तो बताएंगे कि अलेक्जेंडर पोप uses a variety of techniques to follow the conventions of the western epic literary tradition, ठीक है, in the rape of locke, including क्या क्या थी वो चीज़ें, मॉकरी फर्स्ट आ जाएगा, मॉकरी, ठीक है। Pope uses mockery to follow the epic tradition of mockery. For example, he compares Belinda's radiance to the sun to make fun of his vanity. यही था ना। फिर आप इसमें आप सेकंड पॉइंट में लिख सकते हो कि इमेजेस में क्या लिखेंगे, Pope uses images to create a celestial framework around the earthly action of the poem. For example, आप लिखेंगे कि he uses the sun to mark the passing of time. जो सन था ना, सन को कैसे यूज कर रहे थे, passing mark of passing time and balanced the ending, where the lock of hair ascends into the heavens as a constellation. He also uses images of China, silver and gold, and the real value of underlying glittery surfaces.
है ना। फिर थर्ड पॉइंट आ जाएगा ड्रामेटिक। ड्रामेटिक में क्या करेंगे आप कि पोप एम्फसाइज द ड्रामेटिक यूटिलिटी ऑफ द स्टोरी बाय मेकिंग इट टेक प्लेस ऑल विद इन अ सिंगल डे। ठीक है, तो इस तरह से ना आपको कुछ और इसमें लिखना पड़ेगा। बेसिकली ही क्रिटिक द सोसाइटी, इस तरह से आपको लिखना है, थोड़ा सा नहीं, ज़्यादा सा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। व्हाट आर द थीम्स ऑफ द टू पोएम्स लैग्रो एंड। यहाँ पे ना मिल्टन की दो पोएम्स हैं यहाँ पर, एलेग्रो एंड सेकंड पोएंसोरोसो। ये दो पोएम्स, इनके बारे में आपको बताना है कि व्हाट आर द थीम ऑफ द टू पोएम्स। इन दोनों पोएम्स की थीम बतानी है आपने। विच वन ऑफ द टू डू यू कंसिडर मोर कैरेक्टरिस्टिक्स, कि इन दोनों में से ना आपके अकॉर्डिंग, आपके हिसाब से कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स किस पोएम की ज़्यादा हैं। ठीक है, किसकी मतलब विशेषताएं बतानी है आपने, कि कौन सी किसकी ज़्यादा तारीफ होनी चाहिए, या किसी एक की आपने कैरेक्टरिस्टिक्स बताने हैं इसमें, और विद वाई। ठीक है, ये यहाँ पर आपने बताना है। तो अगर आपने ये पढ़ी है अच्छे से तो मिल्टन पे आया हुआ क्वेश्चन, वैसे भी इम्पोर्टेंट है ये। ठीक है, तो अच्छे से पढ़ के जाना है इसको। दोनों पोएम्स के बारे में पूछा है, इसमें शॉर्ट नोट भी आ सकता है, और ये बड़ा क्वेश्चन तो आया ही हुआ है, तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स बता के जानी है। अगर नहीं पढ़ा है तो इस पर समरी ज़रूर पढ़ लेना। जो तुम्हारी बुक्स होती है ना, जो इंग्लिश की बुक है, उसके जो लास्ट में जो समरीज आती हैं, कम से कम उसको तो पढ़ ही लेना। ठीक है, तो उसी में से आपको थोड़ा सा तो आइडिया हो जाएगा कि इनके बारे में आप मतलब ये जो पोएम्स हैं तो किसके बारे में क्या लिखा हुआ है, और तुमने क्या समझना है वहाँ से, क्या उठाना है। ठीक है, ये कर लेना। 11th क्वेश्चन है, हाउ डिड द पापिश प्लैट affect social, political and literary life in England? Discuss. आई थिंक ये पॉपिश प्लॉट होना चाहिए, ये चलो मिसप्रिंट हो गया होगा। बेसिकली जो पॉपिश प्लॉट जो था वो इट वॉज अ फिक्सियस कॉन्स्पिरेसी इन्वेंटेड बाय टाइटस ऑर्टिड दैट बिटवीन 1678 to 1681। ठीक है, ग्रिप्ड बाय किंगडम ऑफ इंग्लैंड। ठीक है, तो आपको इसके बारे में पूरा बताना है। दैट द फिक्सियस पॉपिश प्लॉट मस्ट बी अंडरस्टूड अगेंस्ट द बैकग्राउंड ऑफ द इंग्लिश रिफॉर्मेशन एंड द सब्सिक्वेंट डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रॉन्ग एंटी कैथोलिक नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स अमंग द मोस्टली प्रोटेस्ट पॉपुलेशन ऑफ इंग्लैंड। ठीक है, तो ये आपने पूरा पढ़ना पड़ेगा। इसका जो बैकग्राउंड है, इसमें 17th सेंचुरी का एंटी कैथोलिज्म इन द 17th सेंचुरी हो गया। फिर इवेंट्स जिसमें बिगिनिंग्स में क्या क्या आते हैं कि द फिक्सियस पोपिश प्लॉट अनफोल्डेड इज अ वेरी पेक्यूलियर फैशन ऑर्टिड एंड इजराइल टोंग फैंटेकली एंड एंटी कैथोलिक clergyman who was widely believed in to be insane। तो ये सारी चीज़ें ना आपको बतानी पड़ेगी, इन्वेस्टिगेशंस बताने पड़ेंगे आपको। फिर गॉडफ्रेज मर्डर, द प्लॉट बिफोर पार्लियामेंट, ट्रायल ऑफ द 5 कैथोलिक लॉर्ड्स, तो ये सारी चीज़ें आप बतानी पड़ेंगी। ठीक है, ये सारी जब थोड़ा थोड़ा बताएंगे तो सोशल, पॉलिटिकल और लिटरेरी सारी चीज़ें इसमें कवर हो जाएंगी इस तरह से जब आप आंसर लिखेंगे। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। डिस्कस वाई द मोक एपिक लैंड इट सेल्फ सो वेल टू द एज ऑफ ड्राइडन। ड्राइडन पर फिर से एक क्वेश्चन आ गया है। इस क्वेश्चन को अगर अच्छे से करना चाहते हो तो अपनी बुक में से यूनिट जो है वो सेट 22 22 यूनिट में से देख लेना। इसमें आपको सारे के सारे आप थोड़ा सा मतलब है तो काफ़ी बड़ी यूनिट, बस इसमें से आप थोड़ा सा न्यू कैथोलिक की एज देख लेना, पोइटिक डिक्शन देख लेना, और जो रिलीजियस एंड साइंस हो गया, और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि जो इसके लास्ट में जो कुछ क्वेश्चंस दिए होंगे वो देख लेना, और कुछ सजेस्टेड रीडिंग दी हुई होंगी। ठीक है, इसको देख लेना। तो इसमें से आपको थोड़ा सा ना ये अच्छे से क्लियर हो जाएगा ये क्वेश्चन। तो इसका आंसर के लिए कहीं नहीं जाना है, बस यूनिट 22 में चले जाना, और वहाँ पर ये पोइटिक डिक्शन, लैंग्वेज, न्यू कैथोलिक एज, ठीक है, और ये पूरा इसके बारे में आपको मिल जाएगा। द एज ऑफ ड्राइडन के बारे में आप पूरा पढ़ लेना ये। ठीक है, इसको पढ़ के जाना, इसको छोड़ना मत, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, चलो आज की वीडियो हो गई कंप्लीट, और देखते हैं कोई और क्वेश्चन तो नहीं है। नहीं, क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बेस्ट ऑफ लक फॉर टुमारो एग्जाम। बाय बाय।